हेलो दोस्तों, मैं अनमिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, बिहार टीचिंग भर्ती हो या फिर बिहार पुलिस हो, बिहार एनएम जनरल हो, किसी भी एग्ज़ाम बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आप इसको जरूर देख सकते हैं। साथ ही आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज जो है जनरल स्टडी में हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, आप बिहार ही नहीं किसी भी स्टेट में किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। हमेशा एग्जाम जो होता है वो अप से डाउन आता है, यानी कि जो पीसीआईएस में पूछा गया वो कुछ सालों बाद पीसीएस में रिपीट होता है और जो पीसीएस में पूछा गया वो कुछ सालों बाद जनरल यानी वनडे एग्जाम में रिपीट होता है। तो आपके लिए ये श्रृंखला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, आज हम इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहले सबसे हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास से पूछा गया क्वेश्चन है जो पूछा गया है 69th बीपीएससी प्री 2023 में। बीपीएससी में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो हमारे टीआरई में भी देखने को जरूर मिल सकता है या फिर किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होगा, क्योंकि हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? बैल, हाथी, घोड़ा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घोड़ा। घोड़ा ऐसा कहा जाता है कि जनरली सिंधु घाटी लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है सुरकोटदा। सुरकोटदा ही एक ऐसा स्थान है जहां पर अभी तक घोड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी घोड़े का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। बैल और हाथी की जानकारी इन लोग को थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? ये वैदिक सभ्यता से पूछा गया क्वेश्चन है कि वैदिक काल के दौरान कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगिरी, चंपा, वैशाली या पाटलिपुत्र? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगिरी, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है। ये वैदिक कालीन के दौरान मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। गिरिब्रज या राजगिरी जिसे कहते हैं, ये मगध की पहली प्रारंभिक जो है वो राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा 69th बीपीएससी प्री 2023 में ही पूछा गया है वो जैन धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म से पूछा गया क्वेश्चन है। ये बोधिसत्व पद्म पाड़ी की पेंटिंग स्थित है। ये आपका बौद्ध धर्म से पूछा गया क्वेश्चन है कि बोधिसत्व पद्म पाड़ी की पेंटिंग कहाँ पर स्थित है? बाग में, एलोरा में, अजंता में या फिर बादामी में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अजंता की जो गुफाएं हैं जो प्रेजेंट टाइम महाराष्ट्र में है, अजंता की गुफाएं, यहीं पर बोधिसत्व पद्म पाड़ी की पेंटिंग जो है वो मिली हुई है, स्थित है। और ये जो संस्कृत में पद्म पाड़ी का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है कमल धारण करने वाला। और ये किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से संबंधित है बोधिसत्व पद्म पाड़ी की पेंटिंग। पद्म पाड़ी का अर्थ क्या होता है? पद्म पाड़ी का अर्थ होता है कमल धारण करने वाला। अगला क्वेश्चन है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आजीविक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म या शैव संप्रदाय? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तूप, चैत्य और बिहार ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कैसे? आपको पता है बिहार जो है इसका पुराना नाम विहार था। पुराना नाम विहार जो है, बिहार का पुराना नाम जो था वो विहार था। क्यों? यहाँ पे जो लिखा हुआ है विहार ये था। क्यों? क्योंकि बिहार में बौद्ध भिक्षुओं की अधिकता थी और इसी के कारण इसका नाम विहार पड़ा था। लेकिन जब भारत पे आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, बाहर से लोग आए, तुर्की आए, इंग्लिश आए, ये लोग विहार नहीं कह पाते रहे थे। इनका जो प्रोनाउंसिएशन था वो बिहार था। वहीं से धीरे धीरे इसका नाम बिहार से चेंज होकर बिहार बन गया था। ठीक है, लेकिन इसका पुराना नाम विहार था क्योंकि यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं की अधिकता थी। तो स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण जो ये शब्द हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है।
चैत्य जो होता है ये बौद्ध धर्म में पूजा करने का स्थल होता है। चैत्य क्या है? बौद्ध धर्म में पूजा करने का स्थल है। बात करें स्तूप की, स्तूप क्या है? तो स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी, इस कारण स्तूप का निर्माण हुआ था। और विहार जो है ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था और इसी के नाम पे बिहार का नाम विहार पड़ा था। ठीक है, क्योंकि विहार का अर्थ ही होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। चैत्य क्या होता है? पूजा स्थल। चैत्य क्या है? पूजा स्थल। और स्तूप क्या है? तो इसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित जानकारियों को प्रोवाइड करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अब 16 महाजनपद से क्वेश्चन आया था जो आपको टीआरई एग्जाम 2.0 में देखने को मिला था। मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य गंगा का मैदान। अगर आप बिहार के मैप की बात करें तो बिहार आपको कुछ इस तरह आयताकार शेप में दिखाई देता है और इसको बीचों बीच गंगा नदी इसको बीचों बीच से काटती है। गंगा नदी बिहार को बीचों बीच से काटती है। ठीक है, और बात करें मगध और अंग की, मगध और अंग जो है ये इसी मध्य गंगा मैदान के हिस्से हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? यानी कि कौटिल्य जो थे जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है। ये कौन सी संस्था में, कौन से विद्यालय में टीचर के रूप में कार्य कर चुके हैं? नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। कौटिल्य जो थे ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के बिहार में स्थित है और इसी के अर्थशास्त्री और राजनीतिक विज्ञान जो टीचर थे राजनीतिक विज्ञान के, ये कौटिल्य थे। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ये वही कौटिल्य हैं जिनको घनानंद ने अपनी सभा से बेइज्जत करके निकाला था और जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाई थी। ये वही कौटिल्य हैं। ठीक है, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में भी कार्य कर चुके थे। अगला क्वेश्चन है, फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। क्या फाहियान ये चीनी यात्री था? बिल्कुल सही बात है, फाहियान जो है ये चीनी यात्री था। और क्या ये हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नहीं, ये हर्ष के शासनकाल के दौरान नहीं आया था। फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था। और वही बात करें ह्वेनसांग, ये भी एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था लेकिन ये हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आया था। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिया हुआ है। फाहियान और ह्वेनसांग दोनों ही चीनी यात्री थे लेकिन फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फाहियान कौन था? ये चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था। और जो ह्वेनसांग था ये भी चीन का रहने वाला बौद्ध भिक्षु था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसको याद करने के लिए आप ह्वेनसांग और हर्षवर्धन हाँ और हाँ, अगर एक आपको याद हो जाता तो दूसरा अपने आप सही कर ले जाएंगे कि ह्वेनसांग हाँ से और हर्षवर्धन हाँ से। ह्वेनसांग के टाइम में कौन आया था? हर्षवर्धन आया था। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ऑप्शन आपको दिए हुए, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त द्वितीय। चीनी स्रोतों के अनुसार यानी चीनी ग्रंथों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है, यानी कि जो एंशिएंट इंडियन पिलर है, आयरन पिलर है, वो कहाँ पर स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, लखनऊ में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। दिल्ली के जो कुतुब मीनार है वहाँ पर ये लौह स्तंभ जो है निर्मित है। ये धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ दिल्ली में है। क्यों? क्योंकि ये लोहे से बना हुआ स्तंभ है और इसमें कभी भी जंग नहीं लगती है, इसीलिए ये आश्चर्यजनक लौह स्तंभ है। क्यों? क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती है। इसमें कौन सा लोहा यूज हुआ, क्या यूज हुआ है पता नहीं, उसका आज तक पता नहीं चल पाया है कि इसमें जंग क्यों नहीं लगती है।
जनरली लोहे में रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, लेकिन ये जो लौह स्तंभ है इसमें जंग नहीं लगती है। ये लौह स्तंभ है कहाँ? तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वहीं पर ये लौह स्तंभ उसी में प्रेजेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है पंजाब में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। इस समय जम्मू कश्मीर पहलगांव घटना के कारण बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। तो जो स्टेट, जो राज्य, जो केंद्र शासित प्रदेश सुर्खियों में रहता है वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप जम्मू कश्मीर से ये क्वेश्चन जो आपका TRE 3.0 कैंसल्ड हो गया था पेपर, उसमें आया हुआ था कि खीर भवानी मेला कहाँ पे आयोजित की जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ये कब आयोजित की जाती है? तो ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर इस समय सुर्खियों में है। हो सकता है ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य, कामनदक, चरक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कामनदक। जो आपकी बुक है नीति सार, ये राजनीति की बुक है और किसके द्वारा लिखी गई? कामनदक के द्वारा लिखी गई है। वहीं बात करें कौटिल्य की, जो सबसे प्रसिद्ध बुक है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की सबसे प्रसिद्ध बुक है। ठीक है, जो मौर्य वंश में लिखी गई थी, मौर्य काल में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, आपको 4 जो है वो साइंटिस्ट मतलब नाम दिए हुए हैं और इनसे पूछा है कि ये किस फील्ड से हैं। चरक जो है वो क्या थे? गणितज्ञ थे, चिकित्सक थे, नाटककार थे या ज्योतिषी थे। ब्रह्मगुप्त क्या थे? वारामिहिर और विशाखदत्त, इनके बारे में पूछा है। तो चरक जो है, इन्होंने चरक संहिता लिखी हुई थी और ये एक कुशल चिकित्सक थे। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ये क्या थे? चिकित्सा का बहुत ज़्यादा नॉलेज था और ये एक चिकित्सक थे। एक मिनट यार, हाँ, चरक चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, वारामिहिर ये ज्योतिषी थे और विशाखदत्त जो है ये नाटककार थे। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं विशाखदत्त ने। तो पहले का हो जाएगा 2, ए का 2, दूसरे का हो जाएगा 1, वारामिहिर का हो जाएगा 4 यानी कि ज्योतिष, और विशाखदत्त क्या थे? ये नाटककार थे 3। 2 1 4 3 ये किस ऑप्शन में दिया हुआ आप यहाँ पे देख लीजिए। 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन ए में ही आपका दिया हुआ है। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। चरक क्या थे? चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, वारामिहिर ज्योतिषी थे और विशाखदत्त जो थे ये नाटककार थे। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दक्षिणा पंथ नामक क्षेत्र का विस्तार है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। स्कूल टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य दक्षिणा पंथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है, दक्षिणा पंथ का विस्तार कहाँ तक है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणा पथ का अर्थ क्या होता है, तो दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग। दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग यानी कि पथ से आपको पता चल रहा है दक्षिण से दक्षिण और पथ से मार्ग, तो दक्षिणा पथ का अर्थ हो जाएगा दक्षिण की तरफ जाने वाला मार्ग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में फ्रांसीसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की है? फ्रेंड्स, आपको बता दें टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको हिस्ट्री के इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए गए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो बिहार स्पेशल में जाके आप उन्हें देखिए। बिहार स्पेशल से जितने भी, चाहे वो मगध साम्राज्य के हों, महाजनपद के हों, सिंधु घाटी सभ्यता के हों, सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में फ्रांसीसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन। बलबन ने नौरोज त्यौहार की शुरुआत की थी। नौरोज त्यौहार जो है ये फ्रांसीसी का त्यौहार था और इसकी जो शुरुआत है वो बलबन ने की थी। ठीक है, बलबन फारसी संस्कृत और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पावोस को भी शुरू किया था। सिजदा और पावोस को शुरू करने वाला कौन था? तो बलबन ही था। सिजदा और पावोस क्या होता है? सिजदा में झुक के यहाँ पे राजा बैठा होता है, उसको झुक के जो है वो नमस्कार किया जाता है। और पावोस क्या होता है? पैर को चूमना और पैर
पूरी बॉडी को ऐसे लिटा के उसके पैर को चूमना पावोस कहलाता है। और ये प्रथा शुरू करने वाला कौन था? बलवन था। ठीक है, साथ ही साथ नौरोज त्यौहार की स्टार्टिंग किसने की थी? बलवन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उसमें से 80% लगभग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे बार बार अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप इसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखना चाहते हैं वन लाइनर फॉर्म में, तो आपको बिहार स्पेशल की क्लास में इसके क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में टॉपिक वाइज मिल गए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश से थे? अफगानिस्तान, मोरक्को, इराक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरक्को। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से आया हुआ था। यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे उल्टा घुमा के भी पूछ सकता है कि मोरक्को से आया हुआ इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। और ये जो मोरक्को से आया हुआ इब्न बतूता है ये 1333 में आया हुआ था। कब आया था? 1333 में भारत आया था। उस समय किसका शासन चल रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, ये कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का, अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। इसकी एक बुक है इब्न बतूता की, बहुत ज़्यादा फेमस है। उस बुक का नाम क्या है? अगर आप कमेंट बॉक्स में सही जवाब देते हैं तो अगले वीडियो में आपके कमेंट के साथ आपके नाम को इस स्लाइड बोर्ड पे आपके नाम को भी दिखाया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में सही जवाब देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ है? चेरो राजवंश, आयनिवार राजवंश, कर्नाट राजवंश या पीथीपति? इसका सही जवाब हो जाएगा मैथिली भाषा का जो विकास है वो कर्नाट राजवंश के दौरान स्टार्ट हुआ था। किसके दौरान? कर्नाट राजवंश के दौरान स्टार्ट हुआ था। डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 में बताया है। राम प्रकाश शर्मा ये एक लेखक हैं और इन्होंने बताया है कि 1206 से लेकर 1526 तक मैथिली का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। मैथिली बिहार के ही मिथिलांचल में बोले जाने वाली एक भाषा है और इसका जो विस्तार हुआ है वो कर्नाट राजवंश या सिमराव वंश के दौरान हुआ है। ठीक है, कर्नाट राजवंश या सिमराव वंश, कर्नाट को ही सिमराव वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसके दौरान मैथिली भाषा का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नाथ पंथियों, सिद्धों और यौगिकों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? 69th बीपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या पश्चिम भारत? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर भारत में। नाथपंथियों, सिद्धों और यौगिकों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नाथपंथी, सिद्ध और यौगिक जो होते हैं ये दुनिया के त्याग में विश्वास करते हैं। ये किस में विश्वास करते हैं? दुनिया के त्याग में विश्वास करते हैं और इन्होंने अपने धर्म को उत्तर भारत में विकसित किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वर नागर, भीमसेन, हरिदास, इनमें से कोई नहीं। फतवात ए आलमगीरी, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फतवात ए आलमगीरी। ये आलमगीर की बायोग्राफी है और ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई। ठीक है, इसमें औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं लिखी हुई हैं। आलमगीर, औरंगजेब को ही आलमगीर के नाम से जाना जाता है और उसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है, फतवात आलमगीरी। अगर आपसे पूछा जाए कि तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका जवाब सही होता है तो अगले वीडियो में आपके जवाब को इस फ्लैश बोर्ड पे, ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका नाम और आपका कमेंट बॉक्स यहाँ पे आपका कमेंट जो है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान काबुल, मक्का का द्वार कहा जाता है? बाबुल मक्का या फिर मक्का का द्वार कहा जाता है। कौन सा बंदरगाह है जिसे मुगल कौरान के दौरान मक्का का द्वार कहा जाता था? कालीकट, सूरत, कैम्बे या ब्रोच? 69 बीपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं कि इतिहास के पिछले वीडियो में किन-किन ने कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट किया है। तो काजल कुमारी, ये जो है ये हर वीडियो में एक्टिव रहती हैं। आप हमारे साथ जुड़े रही हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इन्होंने जवाब दिया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया, जो बिल्कुल सही है। आलोक पांडे ने भी रिप्लाई किया, इन्होंने भी कमेंट बॉक्स में ग्रेट सर बोला है, क्योंकि ये जो वीडियो था ये अभिषेक सर द्वारा लिया गया था। साथ ही साथ काजल कुमारी ने एक और जवाब दिया मैडम भीखाजी कामा के बारे में। सिचुएटेड गार्ड में मैडम भीखाजी कामा ने झंडे को फहराया था, उसका भी जवाब काजल कुमारी ने दिया है। एमएम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ने कमेंट बॉक्स में नाइस सेशन बोला है, और रमेश कुमार, इन लोगों ने कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट किया है, इसके लिए इनका धन्यवाद। इस तरह से अगर आप भी कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके भी नाम को इस तरह से दिखाया जाएगा, ठीक है। जो इसका सही जवाब था वो था सूरत बंदरगाह। सूरत बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के क्या कारण थे। भारत में बाबर जो था वो पहला आक्रमणकारी बाबर ही था। तो ये पूछा है कि इसके आने का क्या कारण था। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। बाबर जो था ये मुस्लिम सत्ता का आक्रमणकारी था, ठीक है। पहला आक्रमण मुस्लिमों के द्वारा किया गया था, बाबर के द्वारा। इसका जो पूछा है कि आगमन के कारण क्या है। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, बाबर के आने से क्या बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। युद्धों में तोपों की शुरुआत हुई। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 और 4। बारूद पहले से ही था, मेहराब और गुंबद के बारे में लोग पहले से ही जानते थे, लेकिन जो बाबर था ये तैमूर था, तैमूर लंग का वंशज था, और इसने तैमूरिड राजवंश की स्थापना की थी भारत में। और युद्धों में तोपों को लाने वाला, भारत में तोप को लाने वाला पहला जो था वो बाबर ही था। बाबर ने ही भारत में तोप लाए हुए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 3 और 4, ठीक है। बाबर जो था ये तैमूर वंश की स्थापना की, क्योंकि ये तैमूर लंग का ही वंशज था और इसने तैमूर लंग की स्थापना की थी। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत के स्थापना के पश्चात प्रारंभ हो गए थे। और बाबर का जन्म, अगर बात करें बाबर की, तो बाबर का जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बाबर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो बाबर का जन्म फरगना पर हुआ था। स्टार्टिंग में बाबर जो था ये काबुल पर अधिकार किया था और काबुल पर ही आक्रमण करके उसमें शासन करना चाहता था, लेकिन बाबर कुछ कारणों से, हमारे भारत के ही कुछ राजाओं ने बाबर को आमंत्रित किया दिल्ली आने के लिए, और वो आया। और लोगों का ये मानना था कि ये आएगा और दिल्ली को लूट के धन दौलत लेके चला जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे शासन करूँगा। उस समय इब्राहिम लोदी का शासन था दिल्ली सल्तनत पे। इब्राहिम लोदी के ही चाचा जो थे उन्होंने बाबर को न्योता दिया हुआ था, और कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा जाता है कि हिंदू राजवंश के राजा उन्होंने भी बाबर को न्योता दिया हुआ था। लेकिन बाबर आया, उसने लूटपाट मचाई, लेकिन लूट कर लेकर भारत को नहीं गया, वो यहीं पर शासन करने लगा। तब से भारत में जो है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ओके, अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थे, मतलब अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थे। गुप्त प्रशासन में, चोल में, मराठा में, या विजय प्रशासन में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठा प्रशासन में। शिवाजी का जब प्रशासन चल रहा था तो उन्होंने 8 मंत्रियों की स्थापना की हुई थी सहायता और परामर्श के लिए। इन्हीं 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अष्टप्रधान में कौन कौन थे, वर्तमान में उनको क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ से आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था, इसका पतन कब हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इलाहाबाद की संधि, सुगौल संधि, बेसिन संधि, या सालाबाई की संधि। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि बक्सर की लड़ाई जो हुई थी, बक्सर की लड़ाई किसके बीच हुई, तो बक्सर की लड़ाई जो थी वो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। साथ ही साथ इस बक्सर की लड़ाई में नवाब शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, इन्होंने भी भाग लिया हुआ था। और इसके बाद जो संधि हुई थी वो इलाहाबाद की संधि थी, 1665 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है,
डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1635, 1632, 1643 या 1648? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना 1632 में स्थापित किया गया था। इसको स्टार मार्क करिएगा क्योंकि ये बिहार स्पेशल से पूछा गया क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना कब स्थापित किया? तो 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना जो पहला कारखाना है वो स्थापित किया गया। आज का जो पटना कलेक्ट्रेट ऑफिस है इसी में डच ने अपना जो है वो पहला कारखाना स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, तो बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। बिहार में ही नहीं अपितु पूरे भारत में प्रवेश करने वाले, भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय कौन थे? वो पुर्तगाली ही थे, और जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली ही थे। पुर्तगीज सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे भारत से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये इंग्लैंड में भारत के अनऑफिशियल एम्बेसडर के रूप में कार्य किए इंग्लैंड में। ठीक है, कब किए? दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। किसने, अगर आपसे पूछा जाए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने किया। कब किया? 1866 में किया। ठीक, इसने दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1859 में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम में निर्धारित किया गया था कि क्या निर्धारित किया गया था? कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यही आपका पहला आंसर जो है यही सही हो जाएगा कि 1859 में जो भारतीय उत्प्रवास अधिनियम थे उसमें ये बताया गया था कि बागान के जो श्रमिक हैं उनको बिना अनुमति के चाय के बागान को छोड़ने की अनुमति नहीं है, और जनरली उनको अनुमति नहीं मिलती थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। इसीलिए जो है वो बागान श्रमिकों ने आंदोलन छेड़ दिया था, आंदोलन कर दिया था, क्योंकि ये जो एक्ट था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखदायक था, क्योंकि उनको जनरली जो है अनुमति नहीं मिलती थी बागान छोड़ने की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? अभी हम लोगों ने देखा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1883 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। आपसे पूछा जाएगा इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। कब की? 1887 में की थी। ठीक है, 1887 में की थी। दादा भाई नौरोजी की एक बुक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्विकरण का कौन सा मुख्य कारण था? रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर्स की मांग को पूरा करना, या शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय कॉफी का वृक्षारोपण करना? यही इसका सही जवाब था। क्या था? नियोजित वनों की मांग को पूरा करना और चाय कॉफी का वृक्षारोपण करना ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्विकरण का मुख्य कारण था। ठीक है, विस्तृत खेती का ये मांग था। अगला क्वेश्चन है, अब हम पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हमारे साथ आप अभी तक जुड़े रहे तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए, और अगर आप इसी तरह के और सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको PDF मिल जाए। थैंक यू।